Hello friends, welcome to our channel Exam Notes with a motto Learn with Ease. In this course of current affairs for competitive exams, we are going to cover the important current affairs between 9 January and 15 January. In the previous lecture, we have covered the current affairs between 1st Jan to 8th Jan. Kindly look into the video about that current affairs. About me, my name is Prakash Dubey. I have done my graduation in history and masters in history. This is about the official syllabus which has been given in the official notification of UPSC, UPSC and MPPSC. Coming to the first news, हरियाणा गवर्नमेंट ने एस्मा एक्ट इन्फोर्स किया है अगेंस्ट द स्ट्राइक ऑफ डॉक्टर्स। कोविड-19 के रिसेंटली थर्ड वेव को देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। सो हम लोग ये समझते हैं कि एस्मा एक्ट है क्या, बिकॉज इस आर्टिकल में ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है, बस हम लोग को एस्मा एक्ट के बारे में समझना है। तो एस्मा एक्ट का फुल फॉर्म है एसेंशियल सर्विसेज एंड मेंटेनेंस एक्ट। सो कमिंग इनटू द एक्ट, ये एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया था इन द ईयर 1968। नाउ ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द मेंस कि व्हाट इज एस्मा एक्ट एंड राइट अबाउट द फीचर्स। सो एस्मा एक्ट है क्या? तो एस्मा एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ सर्टेन सर्विसेज विच इफ ऑब्स्ट्रक्टेड वुड अफेक्ट द नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल। मतलब ये इतनी एसेंशियल सर्विसेज होती है कि अगर ये रुक गई तो ये नॉर्मल लाइफ को हैम्पर कर सकती हैं। जिसके लिए इन्वोक किया गया है वो है डॉक्टर की सर्विसेज के लिए, या फिर एलपीजी की सर्विसेज के लिए, या फिर अगर कभी किसी पेट्रोल पंप ने बोल दिया, पेट्रोल पंप के ओनर्स ने बोल दिया कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट भी ये इन्वोक किया सकता है कि नहीं, आप यहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। सो जितने भी एसेंशियल सर्विसेज है उनके अगेंस्ट पे ये इन्वोक किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, द फीचर्स आर, ये एक्ट पावर लाता कहाँ से है, कौन से बेसिस से पावर ये लाता है? तो लिस्ट कॉन्करेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आइटम नंबर 33, ये वहां से अपनी पावर्स उठाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम नंबर 33 से ये वहां से पावर उठाता है। ये वर्बेटिंगली यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है प्रीलिम्स में कि एस्मा एक्ट को पावर कहाँ से मिलती है, तो कॉन्करेंट लिस्ट के नंबर 33 से। सेकेंडली, इसका एक फीचर वही है जो मैंने बताया कि इंश्योर एसेंशियल सर्विसेज। थर्डली, जो इसका इन्फोर्स करने का या जो इसका जो रिवोक करने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सो स्टेट गवर्नमेंट इज द होल सोल अथॉरिटी ऑफ दिस एक्ट। हेंस its execution entirely relies on the discretion of state government. So these three are the main features of this act. Going into the next news, RBI Governor Urjit Patel joins the AIIB Bank. So what is AIIB Bank? हम लोग इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानेंगे। इस आर्टिकल में मेन हम लोग यही जानते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन है क्या। सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म हुआ। सो इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक विथ अ मिशन टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ एशिया। इसका मेन फोकस है एशिया के ऊपर। करेंटली इट हैज़ 93 मेंबर्स एंड इंडिया इज अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस बैंक। इसको काइंडली नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ऑल्सो इसके भी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी वो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसने होस्ट किया है यूएई। एंड इंडिया ने कब होस्ट किया? तो इंडिया ने लास्ट इसको 2018 में होस्ट किया था इन द मुंबई। सो दिस इज अबाउट द AIIB बैंक। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? दैट इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, इट हैज़ 93 मेंबर्स, और ये एशिया में सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखता है। और रिसेंटली जो न्यूज़ आई है, सो
that Urjit Patel has joined the AIB as Vice President. So this is about this news. Thirdly, the new microchip infused e-passports. What happened is कि अभी तक जो पासपोर्ट्स जो बनाते थे उसका टेंडर गवर्नमेंट ने TCS के पास दिया था, दैट इज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिन्यू किया है विथ TCS ओनली, और यहाँ पे अब नया हम लोग एक डेवलपमेंट करने जा रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च ई-पासपोर्ट्स। व्हाट डज ई-पासपोर्ट मीन्स? ई-पासपोर्ट्स मीन्स कि जो हम लोग की फ़िज़िकल पासपोर्ट की कॉपी होती है उस पर हम लोग एक चिप लगाएंगे जिससे हम लोग के पास डेटा लीकेज की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाएगी। तो व्हाट विल द न्यू फीचर्स ऑफ दिस पासपोर्ट 2.0? सो इसमें ये किया गया है कि जो चिप लगाएंगे उससे हम लोग बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, मतलब जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं हम लोग वो सब जो इशूअर है जिसको हम लोगों ने इशू किया है पासपोर्ट उसकी ले सकते हैं। विथ हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, क्योंकि वो सारे डेटा उस चिप में आ जाएंगे। क्लाउड इनेबलमेंट होगा। क्लाउड इनेबलमेंट मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी डेटा है वो जो चिप में है, गवर्नमेंट चाहे अगर उसको लगता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का अगर कुछ कंसर्न है तो वो विदाउट फिजिकल कॉपी के, विदाउट उसको रिट्रीव किए, पासपोर्ट को रिट्रीव किए, वो सारा डेटा क्लाउड के थ्रू चेक कर सकती है। ऑल्सो जैसे मैंने बताया कि एक माइक्रोचिप फिट होगी विथ ऑल द बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट। ये अलग कैसे होगा ई पासपोर्ट फ्रॉम द करंट पासपोर्ट्स? ये फंक्शन सेम करेगा, बट इसमें जो हम लोग पहले देखते कि पहले लीव्स होती थी, मतलब बहुत सारे पन्ने होते थे पासपोर्ट में, उसकी जगह पे एक सिंपल सी चिप होगी जो यहाँ पे सारे डिटेल्स रखेगी ऑफ द पैसेंजर, ऑफ द जो एप्लीकेंट होगा। और इससे क्या होगा कि डेटा लीकेज, जैसे मान लीजिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई मान लीजिए हमारे यहाँ टेररिस्ट आता है नाम बदल के या चेंज करके, वो सब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाएंगे। सो इसका अगर हम लोग देखें तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो जैसे मैं बताया कि इंडिया हमेशा से एक रेड अलर्ट या हमेशा रेडार में रहता है बहुत सारे टेररिस्ट के कि वो फेक पासपोर्ट या फेक वीज़ा के ज़रिए इंडिया में एंट्री कर जाते हैं। तो इन सब से बहुत सारी चीज़ें कम होंगी विथ ईच ई पासपोर्ट्स। और ये एक नेक्स्ट स्टेप भी है टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया, यू कैन से। एज सच और इस आर्टिकल में कुछ और नहीं है, बस अपने को ये याद रखना है दैट द कॉन्ट्रैक्ट द गिवन कॉन्ट्रैक्ट इज़ गिवन टू TCS, और इसके हम लोग को फीचर्स याद रखने हैं जो मैंने आपको बता दिया है। सो नेक्स्ट आर्टिकल, द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट द रिसेंटली लॉन्च्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट विच इज़ 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट। वैसे मैं इस पूरी रिपोर्ट पे एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, बट अभी मीन टाइम में इसको आप बता सकता हूँ कि यहाँ पे इस रिपोर्ट में मेनली क्या क्या है। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ एरिया देखें तो मध्य प्रदेश इज़ द लीडर अमंग द फॉरेस्ट कवर, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। सो ये चारों हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया MP, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ एरिया। बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है मिजोरम विच इज़ अबाउट 85.53%, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। मतलब जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज़्यादा है। अब इसमें डिफरेंस कैसे समझा जाए? तो डिफरेंस समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मान लीजिए दोनों का एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर इसका भी है और 100 स्क्वायर किलोमीटर इसका भी है। या फिर हम ले लेते हैं कि इसका मान लीजिए इसका है 10 स्क्वायर किलोमीटर, बिकॉज ये छोटा जगह है। तो 100 स्क्वायर किलोमीटर में से अगर आप देखें, अगर MP का मान लीजिए 29 स्क्वायर किलोमीटर है अंडर फॉरेस्ट किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 29%। बट वहीं अगर हम देखें 10 में से इसका कितना है, तो 10 में से अगर हम मान लेते हैं, मैं बोलता हूं 5 स्क्वायर किलोमीटर इसका फॉरेस्ट कवर है,
तो एरिया वाइज ये कितना हो गया 50%, सॉरी परसेंटेज वाइज। बट एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर है और ये 29 किलोमीटर है। तो एरिया वाइज एमपी सबसे ज्यादा है, बट परसेंटेज वाइज मिजोरम सबसे आगे है। तो प्लीज ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएं तो जैसा कि आप देखेंगे इन 2 सालों में विच इज बिटवीन 2019 टू 2021, बिकॉज ये रिपोर्ट जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये हर 2 साल में रिलीज होती है। द लास्ट असेसमेंट वॉज इन 2019, तो ये हर 2 साल में रिलीज होती है। तो इन 2 सालों में जो सबसे टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स रहे हैं वो है आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना, देन उड़ीसा। तो हम लोग को ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये टॉप 3 स्टेट्स वर दीज ओनली, जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का कवर इंक्रीज हुआ है, दैट इज आंध्रा, तेलंगाना एंड उड़ीसा। ये तीनों सालों में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई है इन दिस 2 ईयर्स। ओके, सो और वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस पूरे फॉरेस्ट रिपोर्ट पे मैं एक अलग से लेक्चर लेके आऊंगा, डेडिकेटेड लेक्चर लेकर आऊंगा जो इस वीक तक आ जाएगा। So coming to the next news about the gharials in the Orang National Park. First of all, about gharials, इनका जो IUCN status है, it is critically endangered. Means they are utmost at the endangered area as per IUCN. So government needs to protect them as soon as possible. और इनके ऊपर बहुत ही सख्त नज़र रखा जाता है कि ये कैसे इनका हैबिटेट कैसा है, इनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैबिटेट में, तो ये सब इनके ऊपर नज़र रखा जाता है। मीन्स दे आर इन अंडर क्रिटिकल इंडेंजर्ड। नाउ अबाउट द ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम रिजर्व ऑफ असम। गेम रिजर्व मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स या फिर कोई और शिकार के लिए आते थे, तो ये गेम रिजर्व, इसको एज अ गेम रिजर्व इसको बनाया गया है, तो ये ओल्डेस्ट है। सेकेंडली अगर हम इसकी ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसके आसपास से 3 रिवर गुजरती हैं जो हैं पंचनोई, बेलसरी, धनसरी एंड ब्रह्मपुत्र। सो इन टोटल 4 जो इसके आजू बाजू से गुजरती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, यूपीएससी में इसके बाद बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से आती हैं, ओरांग नेशनल पार्क कैसा है, कैसे इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ओरांग नेशनल पार्क इज़ अ रिकग्नाइज्ड टाइगर रिजर्व, जो इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, इज़ अ रिकग्नाइज्ड टाइगर रिजर्व इन 2016। दिस ओरांग नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर टाइगर्स एंड राइनोस। जो और भी जो नेशनल पार्क्स हैं जो आसाम में हैं, दे आर काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा एंड रायमोना एंड दिहंग पटकाई। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए भी था बिकॉज अभी लेटेस्ट आसाम गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया है। जो पहले इसका नाम था राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, अब वहाँ से राजीव गांधी नाम हटा दिया गया है। सो ये एक इमेज है आसाम की, जो रेड में आपको दिख रहा है वो आसाम है। यहाँ पे आसाम इज़ अ लैंड ऑफ नेशनल पार्क। आई मस्ट से इतना छोटा एरिया होते हुए यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, बहुत अच्छा लैंडस्केप है, आप यहाँ पे एक बार ज़रूर घूमने जाएं। दिस इज़ मानस, देन ओरांग, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई, ये रहा दिहिंग पटकाई, और काजीरंगा। सो ये सारे, और ये रायमोना आ गया यहाँ पे कोने में एकदम। सबसे अगर देखा जाए तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट है रायमोना नेशनल पार्क, और सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट है डिब्रू साइखोवा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो ये है नागालैंड, यहाँ से कौन सा बॉर्डर करता है, तो वो है ये दिहिंग पटकाई। और ये एमपी यहाँ की ज्योग्राफी है, ये अरुणाचल प्रदेश है। सो ये सब आपको कवर हो जाएगा बाद में। तो यही बस इसका इंपॉर्टेंट था कि इसका ज्योग्राफी कैसी है। यहाँ पे एक और चीज़ जो मिल रही है कि यहाँ पे जो गैंजेटिक डॉल्फिन्स है उसके भी बहुत सारे यहाँ पे प्रेजेंस मिल रही है। सो लेट्स सी, अगर कोई डेवलपमेंट होगा तो आई विल डेफिनेटली टेल यू। कमिंग टू द नेक्स्ट, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक पीक का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है यूएसए में, बट अभी इस न्यूज़ में, इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि इंडिया में ये बहुत पहले हो चुका था बाय डॉक्टर धनीराम बरुआ इन द ईयर 1997।
वो अलग बात है कि वहाँ पे फिर जब क्या बोलते हैं जो जिसके ऊपर किया था, जिस पेशेंट के ऊपर उनकी डेथ हो गई थी, सो डॉक्टर बरुआ हैज़ बीन चार्ज्ड इन द मर्डर केस आई थिंक, और फिर इनको कुछ साल की इनको वो भी हुई थी, जेल भी हुई थी। सो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट जिसके लिए मैंने ये आर्टिकल पिक किया है वो है इस टर्म के बारे में जाना, दैट इज़ जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन्स और टिश्यूज बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। सेम स्पीसीज़ नहीं, डिफरेंट स्पीसीज़, बिकॉज सेम स्पीसीज़ ह्यूमन की हो जाएगी, ह्यूमन टू ह्यूमन, बट ये डिफरेंट स्पीसीज़ है बिकॉज हमने पिग का हार्ट ह्यूमन में डाला है। सो इट इज़ नोन एज xenotransplantation. Remember this term, it's a very important term. The next news is about a person in news which is eminent rocket scientist Mr. S. Somnath. ये अभी अभी डॉक्टर के सिवान को रिप्लेस करेंगे एज अ न्यू इसरो चीफ, एंड ही विल ऑल्सो बी हेडिंग द स्पेस सेक्रेटरी। सो डॉक्टर के सिवान जो हैं, जो अभी तक इसरो के चीफ थे, वो अब रिप्लेस्ड हो जाएंगे बाय डॉक्टर एस सोमनाथ। सो ये एक पर्सन इन न्यूज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्रह्मोस एडवांस्ड वेरिएंट हैज़ बीन टेस्ट फायर्ड। सो फर्स्ट वर्ड अगर बेसिक्स में जाएं तो ब्रह्मोस है क्या? सो ब्रह्मोस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय DRDO एंड NPOM ऑफ रशिया। अगर आप ब्रह्मोस को तोड़ा जाए तो ब्रह्मोस का फुल फॉर्म निकल के आता है ब्रह्मपुत्रा एंड मोस्कवा। ये टू रिवर है जो डिनोट करती दोनों कंट्रीज़ को, ब्रह्मपुत्रा एंड मोस्कवा। तो ये इसका फुल फॉर्म हुआ अगर देखा जाए, अगर आप हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये इंडिया और रशिया के द्वारा बनाई गई है। इट इज़ अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मीन्स कि इट इज़ मच मोर फास्टर देन साउंड। सो दिस इज़ अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है दैट इट हैज़ बीन टेस्ट फायर्ड फ्रॉम INS विशाखापट्टनम विच इज़ अ स्टेल्थ नेवी शिप। सो मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ। दिस इज़ INS विशाखापट्टनम, और इसके बारे में कुछ नोट्स हैं दैट इट इज़ द फर्स्ट ऑफ द विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ मिसाइल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मिसाइल मान लीजिए हमारे इंडिया की तरफ आ रही है तो ये उसको पहले ही इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर इसके बारे में और जाना जाए तो इट हैज़ बीन बिल्ट इन इंडिया बाय मैजागांव डॉक शिपयार्ड्स। मतलब ये इंडिया में ही बनाया गया है बाय इंडियन साइंटिस्ट। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग और फॉर मेक इन इंडिया। ये रहा इसकी प्रोजेक्ट अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ 15B, बिकॉज देर आर मैनी प्रोजेक्ट्स लाइक देयर इज अ प्रोजेक्ट नेम प्रोजेक्ट 18 जो जिसमें नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाते हैं। ऑल्सो देयर इज अ प्रोजेक्ट नेम प्रोजेक्ट 75 जिसमें न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीज बनाई जाती है। सो देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जिसके अंडर पे डिफरेंट टाइप ऑफ शिप्स बनाए जाते हैं इन शॉर्ट। और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इट विल इंक्रीज इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटी, और नॉट इन जस्ट इंडियन ओशन बट ऑल्सो इन द इंडियन पैसिफिक रीजन। सो दिस इज़ अबाउट ब्रह्मोस के मिसाइल के मैंने बैकग्राउंड बता दिया है दैट इट हैज़ बीन बिल्ड एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, और इसकी जो स्पीड है वो सुपरसोनिक है, और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो फायरिंग की जो कैपेबिलिटी है विच हैज़ बीन इंक्रीज टू 450 किलोमीटर टू 600 किलोमीटर्स। सो बिग डेवलपमेंट इन दिस एरिया ऑल्सो। नाउ गोइंग इनटू द नेक्स्ट न्यूज़, this is about the solar power which has been recently in very much news। हमारी गवर्नमेंट भी इसको टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा टैकल कर रही है कि हम लोग कैसे पॉल्यूशन कम कर सके, कैसे कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स है उसको कम करके सोलर बेस्ड पे आ सके। सो और इसीलिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम लॉन्च की थी विच इज़ नेम्ड एज प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम विच हैज़ बीन फुल फॉर्म्ड एज किसान ऊर्जा
सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. So this scheme has been launched in the year 2019, and this scheme has been launched by Ministry of New and Renewable Energy. New and Renewable Energy. So this is ministry look and see the affairs of this scheme. इस स्कीम में बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हम लोग कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक कंपोनेंट्स है कि जो किसान है, जो फार्मर है, वो ट्यूबवेल्स और अपने क्या बोलते हैं घर के यूज़ के लिए एक सोलर पावर प्लांट लगाएगा, जिसकी जो लोन एंड ऑल है वो सब गवर्नमेंट देगी. सेकेंडली, अगर आपके पास कोई बैरन एरिया है जो खाली बंजर ज़मीन पड़ी है, वहाँ भी आप गवर्नमेंट की हेल्प से बहुत सारे सोलर पैनल लगा सकते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो आप ऑफिशियल जो ग्रिड होती है इलेक्ट्रिसिटी की, आप वहाँ पे बेच के आप वहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं. सो ये दोनों मेनली इसके फ़ायदे हैं कि कैसे आप किसान को ये दोनों चीज़ें बता के आप वहाँ से सोलर प्रोड्यूस करवा सकते हैं. ऑल्सो अबाउट दिस जो यहाँ पे इस आर्टिकल में निकला है, दैट राजस्थान में हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट द सिलेक्शन ऑफ फार्मर्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर प्लांट्स. और मेरे को ये बताना था कि पीएम कुसुम स्कीम है क्या, सो मैंने आपको ये बता दिया है. सो गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्कीम, बट प्लीज़ काइंडली नोट डाउन द ईयर जो इसका है, और द मिनिस्ट्री विच इज़ न्यू एंड रिन्यूएबल बेस्ड एनर्जी, विच इज़ हेडेड बाय मिस्टर राजकुमार सिंह. सो आप ये मिनिस्टर का नाम भी याद रख सकते हैं कि ही इज़ द मिनिस्टर. Now going into the next news, yes, about the new ship aircraft carrier which is known as विक्रांत. तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये था, इसलिए था बिकॉज कि हम लोग कोई भी शिप एक बार ऑफिशियली उसको इंडक्ट करने से पहले उसका सी ट्रायल्स करते हैं, बहुत लंबा सी ट्रायल्स होता है उसका. सो अभी रिसेंटली INS विक्रांत ने इसका सी ट्रायल्स कंप्लीट कर लिया. मीन्स नाउ कि ये ऑफिशियली अब सारे टेस्ट कंप्लीट कर चुका है और ये अब नेवी में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है. सो दिस इज़ इंडिया बिल्ट INS विक्रांत. एज यू कैन सी ये इंडिया में बिल्ड किया गया है, और इसका मोटो है, इस शिप का मोटो है जायमे सम युद्धि स्पर्धा, विच मीन्स आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी. सो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहाँ से लाइन आई गई है. सो ये लाइंस, ये मोटो लिया गया है ऋग्वेद से. सो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए. तो ये INS विक्रांत के बारे में. INS विक्रांत ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास इंडिया में भी सिर्फ दो ही हैं, विच इज़ INS विक्रांत एंड INS विक्रमादित्य. मतलब राइट नाउ सिर्फ अभी एक ही वर्क कर रहा है. विक्रांत जो है वो अभी इंडक्ट नहीं हुआ है. सो फिर इन टोटल हमारे पास दो हो जाएंगे. सो इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे नेशनल यूथ डे के बारे में. नेशनल यूथ डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर इन 12th January on the occasion of Swami Vivekananda's birth anniversary. So Vivekananda's birth year. और इस साल का हम लोग का जो मोटो था, जो थीम थी, इट्स ऑल इन द माइंड. सो काइंडली नोट इट डाउन. So it is observed in all the schools and colleges. हम लोग बहुत सारे इसमें कॉम्पिटिशन्स लगवाते हैं, जो इस साल वर्चुअली हुआ है बिकॉज ऑफ COVID-19. So the main purpose to celebrate the festival is to increase the bonding between the diverse cultures of the country to strengthen the unity of the nation. Because as you know, स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीचेस में अपने हमेशा ये बोला है कि यूनिटी ही सब कुछ है, और इंडिया को यूनाइट होके हम लोग को सब हर डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना है. और इस समय हम लोग देख रहे हैं इन द कोविड टाइम, जब सारी दुनिया उथल पुथल हो रखी है, सब लोग अलग अलग हो रखे हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ग्रेट इनिशिएटिव जो हम लोग को बता सकता है कि यूनिटी, जो यूथ की यूनिटी है, वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोविड. सो
यही है 12 जैन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है इस दिन। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द एक्सेसिबिलिटी। हमारे गवर्नमेंट ने 2015 में आई थिंक लॉन्च किया था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, विच इज़ ऑल्सो इन हिंदी नोन एज सुगम्य भारत अभियान, विच हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द ईयर 2015। सो ये जो स्कीम है इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सो विच इज़ अंडर द मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सो इसके जो कंपोनेंट्स है, जो इस स्कीम की जो मेन एम है वो है कि विच मेक एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन द नेशनल कैपिटल एंड ऑल द स्टेट कैपिटल्स फुली एक्सेसिबल। मतलब आप देखे होंगे अगर आप बिल्डिंग में जाएंगे तो जो वहाँ पे हैंडीकैप्स के लिए एक रैंप बना हो, जो मतलब हमारे जो अगर किसी को व्हील चेयर से चलना हो तो वहाँ पे रैंप बना हो। लिफ्ट में अगर आप देखेंगे जो बटन्स होती हैं वो वहाँ पे ब्रेल लिपि से भी लिखा हो, वहाँ पे साइन लैंग्वेज भी हो, जिससे जो हमारे जो जिनके पास आंखें नहीं हैं, जो ब्लाइंड है वो लोग भी समझ सकें। सो दिस मीन्स फुली एक्सेसिबल। और सो हम लोग इनको यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करें, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दें फॉर द डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंट लिविंग दें। ये नहीं कि वो किसी और के आश्रय पे डिपेंड रहें, और हम लोग उनको पार्टिसिपेट करें इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एंड हम लोग एक सोसाइटी को एक इंक्लूसिव सोसाइटी बने जहाँ पे हम उनको एक दया भावना से ना देखकर हम उनकी एक खुद अलग से पहचान बनाएं। ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विथ डिसेबिलिटीज़ ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ फॉर क्रिएटिंग अ एक्सेसिबल पुलिस स्टेशन, एक्सेसिबल हॉस्पिटल्स एंड एक्सेसिबल टूरिज्म। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप देखिए कोई पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे प्रॉपर रैंप हो, वहाँ पे भी जो एक दो जो पुलिसकर्मी हो वो भी उनको भी साइन लैंग्वेजेस आती हो, वो भी उनकी फीलिंग्स को समझ सकें। सेकेंडली जितने भी हॉस्पिटल्स हो वहाँ पे भी हम एक प्रॉपरली रैंप बनाए, ये नहीं कि सिर्फ स्टेयर्स बना के रख दें और रैंप नहीं है तो व्हील चेयर वाले वहाँ पे जा ना सके। अब अगर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो अभी भी उनको व्हील चेयर के साथ उठा के ले जाया जाता है, ना कि वहाँ पे एक प्रॉपर रैंप बनाया जाता है। ऑल्सो एक्सेसिबल टूरिज्म मीन्स कि जो भी हमारे हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पे भी एक एक्सेसिबिलिटी हो, जो ब्लाइंड हो, जो डेफ हो, उनको भी पूरी तरीके से हमारे कल्चर के बारे में समझाया जा सके थ्रू साइन लैंग्वेजेस, और वो भी टच कर सके, फील कर सके हमारे हेरिटेज को, हमारे कल्चर को। सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जो हम लोग इसके टारगेट्स को और इसकी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर रहे हैं। सो मेन जो इसका जो क्रक्स था वो ये था कि मेरे को आपको इस स्कीम के बारे में बताना था, विच इज़ सुगम भारत अभियान। So now heading into the next article, जल्लीकट्टू बैंड इन वेल्लोर एंड नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताना है दैट जल्लीकट्टू इज़ अ एनिमल बेस्ड एक फेस्टिवल होता है इन द तमिलनाडु रीजन। और सो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस आर्टिकल में बताया गया है दैट जवाडू हिल्स इन तुरमलाई डिस्ट्रिक्ट विच इज़ अगेन इज़ इन तमिलनाडु। सो ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जवाडू इसके हिल्स कहाँ हैं, इट्स इन तमिलनाडु। सो नेक्स्ट इज अबाउट एन इवेंट नोन एज पेट्टाथुलल। पेट्टाथुलल एक रिचुअलिस्टिक प्रोसेस है जो परफॉर्म किया जाता है सबरीमाला पिलग्रिमेज सीजन में। सो अपने को बस यही इंपॉर्टेंट रखना है कि पेट्टाथुलल क्या है, क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है कोई भी एग्जाम में पेट्टाथुलल पूछ के कि क्या कोई डांस है या फिर क्या कोई ये आर्ट है। नहीं, ये बस एक नॉर्मल सा सेक्रेट डांस है which has been performed in the सबरीमाला पिलग्रिमेज। ऐसा कोई ये क्लासिकल या फिर ऐसा कोई क्लासिकल या कोई आर्ट फॉर्म नहीं है। So the next and I think the last news article is about वीर बाल दिवस, जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिक्लेयर किया है 26 दिसंबर को एज अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू द करेज ऑफ साहिबजादास। साहिबजादास कौन थे? ये 4 सन्स थे, 4 साहिबजादास थे ऑफ द लास्ट सिख गुरु गोविंद सिंह। ये
डिनोट करता है इनकी सेक्रीफाइस को, इनके वैलियर को, इनके मार्टरडम को अगेंस्ट द टायरनी ऑफ मुग़ल फोर्सेस। सो इसलिए ये जो दिन है 26 दिसंबर, इसी दिन ये लोग मार्टियर हुए थे। ये चारों मार्टियर्स हुए थे, चारों नहीं इनफैक्ट 2 मार्टियर हुए थे, जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। लेटर जो 2 थे वो और बाद में फर्दर इनकी उन्होंने मार्टरडम हासिल किया था। सो विच इज़ द वेरी टेंडर एज ऑफ 6 and 9। सो ये इसलिए डिनोट किया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा करेजियस थे, एक वेलियर था फॉर देयर रिलीजन, फॉर देयर प्राइड, फॉर देयर पीपल, दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ एट द टेंडर एज। तो इसलिए इसको So now 26 December will be observed as Veer Bal Divas in our country. Also remember 25 December is also known as Good Governance Day on the birth anniversary of Shri Atal Bihari Vajpayee. तो ये दोनों अपडेट्स याद रखने लायक है हम लोग के लिए। So I think this is it about this week's current affairs and as promised मैं आपको इस वीक स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का डिटेल लेक्चर बना के दूंगा। सो फ्रेंड्स काइंडली लाइक आवर वीडियो, कमेंट ऑन इट कि आपको क्या इसमें और सुधार चाहिए, क्या हम लोग इसमें और ऐड करें। ऑल्सो काइंडली शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एग्जाम नोट्स। ऑल्सो एज आई हैव प्रोमिस्ड यू, मैं विथ टाइम और इम्प्रूव करूँगा अपनी क्वालिटी को और अपने स्पीकिंग को, और धीरे धीरे मेरी हैंड राइटिंग भी अब अच्छी हो रही है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।